स्कीम का ऐड चल रहा होता है, पीछे एक आदमी बोल रहा होता है कि दुनिया की नंबर 1 हाउसिंग स्कीम, ये वो, फ़ायदे नुकसानात सारा कुछ, उसे वॉइस ओवर कहते हैं। अगर आपकी आवाज़ आपको लगता है भारी है, आप इसका काम ले सकते हो। अगर आपको लगता है आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हो और प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोल लेते हो, तो आप दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए भी करवा सकते हो, प्लस अपनी कंट्री के लोगों को भी ये सर्विस दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फाइवर पे जाके ढूंढना है, हम फेसबुक के ऊपर या वैसे भी क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखें, आवाज़ भारी होना गॉड गिफ्टेड हो सकता है, बट उस आवाज़ को इस्तेमाल करके पैसा कमाना आप पे डिपेंड करता है कि आप कमा सकते हो या नहीं। अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपने खुद ही अवेल करनी होती है। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट काम है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, कीबोर्ड के आपके पास स्किल्स हैं, आप ये काम करवा सकते हो। आपको ऑफिस कंप्यूटर प्रोग्राम्स आते हैं जैसे कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, तो आप दुनिया में दूसरे लोगों के असिस्टेंट बन जाते हो। आप उन्हें डाटा एंट्री करके देते हो, आप उनके पर्सनल या वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हो। पर्सनल असिस्टेंट में क्या होता है, आप उन्हें उनकी अपॉइंटमेंट्स याद करवाते हो कि आज 14 तारीख है, 14 तारीख को आपकी इसके साथ मीटिंग थी, आपका इसके साथ अपॉइंटमेंट थी, वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ आप बताते हो। आप प्रोजेक्ट को मैनेज करते हो, किसी और के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके देते हो और उससे उसके बिहाफ पे पैसे ले लेते हो। ठीक है। वेब रिसर्च, ठीक है, रिसर्च करवा के देते हो। जैसे आपका जिसने आपको हायर किया हुआ है, उसे किसी टॉपिक पे रिसर्च करवानी है, वो आपको टॉपिक देगा, आप रिसर्च करके एक प्रॉपर फाइल बना के उसे दे दोगे कि ये लो। और अक्सर लोग इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को। ठीक है। आप यकीन करेंगे कि सरगोदा के अंदर एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है, जो कि एक बंदा है जो कि डाटा एंट्री का ही काम कर रहा है, और उसने तकरीबन 10-12 लोग जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर हाउस में हायर किए हुए हैं, और सब लोगों से वो यही डाटा एंट्री का काम करवा रहा है। उसके पास क्लाइंट्स हैं, डाटा एंट्री का काम है, और लाखों डॉलर्स जो है वो उसकी मंथली टर्नओवर बनता है। ठीक है, छोटे छोटे से काम है वो करवाता रहता है, उससे मैं जानता हूँ उस पर्सन को। बट इसी तरह से उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन कर लिया और लोग हायर कर लिए उन लोगों नेम को। क्या है आपका? जी नेम तो मुझे खुद भी नहीं पता, बट उनके सॉफ्टवेयर हाउस का नेम पता है, बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है। बट सरगोदा में ही ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ डाटा एंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी समारा। सही है, डाटा एंट्री कैसे करते हैं? डाटा एंट्री इसी तरह से है कि आप है, आपका कोई काम है, आपको एक जगह से कंटेंट लेके दूसरी जगह पुट करना है, एक्सेल की फाइल से लेके इंटरनेट पे अपलोड करना है। आपके लिए वो काम बड़ा हेक्टिक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है। आप क्या करोगे, आप किसी पर्सन को हायर करती हैं और कहती हैं कि मेरे बिहाफ पे डाटा पुट कर दें, इसे कहते हैं डाटा एंट्री। जैसे अब मुझे अगर आप 50 लोगों का डाटा अपने वेब पोर्टल पे जो है अपलोड करना है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 50 लोगों का डाटा कैसे अपलोड करूँ, ये तो बड़ा लेंथी काम है, बट करना भी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप में से 1-2 स्टूडेंट्स को हायर कर लेता हूँ कि आयशा और यासीन, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डाटा एंटर करके देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं घंटों के हिसाब से भी पे कर सकता हूँ और डाटा के हिसाब से भी पे कर सकता हूँ। ये डाटा एंट्री होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का काम है, वो फिर हमें करना होता है, उसके एवज़ हमें पैसे मिल जाते हैं। मैं आपको फाइवर से दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। सर, जैसे ये वेबसाइट्स बनाते हैं, इसमें डाटा एंटर करते हैं, इस तरह से ये होता है डाटा, या कुछ और डाटा होता डिपेंड करता है ना, कोई भी डाटा हो सकता है, मैप से डाटा लेके वेबसाइट पे लगाना, वेबसाइट से लेके यहाँ पे लगाना, वो कुछ भी हो सकता है, वो सिनेरियो वाइज डिपेंड करेगा। ये देखिए, अब ये सारा डाटा है, इतना ईमेल्स वगैरह, ये क्या करना होगा, किसी जगह पे पुट करना है। ठीक है, आई विल डू फास्टेस्ट डाटा एंट्री जॉब।
क्या है, देखें कॉपी पेस्ट आ जाएगा, इंटरनेट रिसर्च आ जाएगा और डाटा एनालिसिस वगैरह। देखिए 5 लोगों ने उन्हें ऑर्डर किया हुआ, ठीक है। ये देखें PDF, वर्ड, एक्सेल, वेब रिसर्च वगैरह वगैरह। तो ये डिपेंड करेगा कि डाटा किस तरह का है। बस आपने कहना है कि हम ये काम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा काम है जो कि सब भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो सबको ही करना आता है। ये एक नॉन टेक्निकल स्किल है जो कि हमें पता होता है, हम कर सकते हैं करना अगर चाहें। बट ये है कि इसके ऊपर हम लॉन्ग टर्म के में रिलाई नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर बैठ नहीं सकते, करियर नहीं खड़ा कर सकते। बट ये है कि काम ज़रूर कर सकते हैं अनटिल और अनलेस अगर आपको कोई बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है पर्सन की, उसके पास ऐसे क्लाइंट हैं जो उसके साथ स्टिक हैं। वो डाटा ऐसा नहीं होगा घंटे का 2 घंटे का, वो जो डाटा है उसके पास, वो महीनों महीनों उसके प्रोजेक्ट एक एक चलता रहता है। 6 मंथ के एक एक प्रोजेक्ट होते हैं, इतना ज़्यादा डाटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं, ठीक है जी। मासूमा मलिक। ओके सर। सर ये जो एड पोस्टिंग होता है इससे कैसे अर्निंग करते हैं? जी मासूमा क्या कह रही हैं आप? हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। सर एड पोस्टिंग जो होता है इससे कैसे अर्निंग करते हैं? देखें एड पोस्टिंग ये होता है कि आप क्या करते हो, लोगों के लिए एड्स क्रिएट करते हो। अब इसके अंदर भी ना डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक बिजनेस होता है शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग जिसे कहा जाता है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर आपको आइडिया दूं तो इस तरह से है कि आप एक जगह से चीज़ खरीदते हो, दूसरी जगह बेच देते हो। आपने मेरे से एक बॉटल खरीदी $5 की, $10 की आगे बेच दी। $5 का कोई पेन खरीदा, $10 का आगे भेज दिया, और क्या हो गया, $5 आपके पास बच गए। उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है, हमें एड्स चलाने पड़ते हैं ताकि लोग हमारे से ख़रीदें, ठीक है। अब वो एड्स डिफरेंट हो सकते हैं, फेसबुक एड्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम एड्स हो सकते हैं, यूट्यूब एड्स हो सकते हैं, गूगल एड्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम अगर किसी के बिहाफ पे उसकी कैंपेन्स रन करते हैं, ऐड वगैरह बनाते भी हैं, फिर पोस्ट भी करते हैं, चलाते भी हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ये ऐड पोस्टिंग वाला काम आ जाता है। बट आप अक्सर देखते हो कि आपको लोग कहते हैं कि ऐड देखने के पैसे मिलेंगे। वो सारा स्कैम होता है, उसकी तरफ कभी भी नहीं जाना कि ऐड देखते रहो और पैसे मिलते रहेंगे। इस तरह के काम कभी भी नहीं करने। जो काम वाकई लीगल और आपको लेजिट लगेगा उसी के पैसे मिलते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी के लिए ऐड बना के पोस्ट कर रहे हो, वो तो ठीक चीज़ है। बट अगर एक बंदा आपको आके कहता है कि आपने ऐड देखने हैं, ऐड देखने देखने के पैसे मिलेंगे, वो चीज़ फेक होती है, उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। बट आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर ऐड आ जाते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स हैं। यानी कि आपको एक बंदा हायर कर लेता है पूरे महीने के लिए, आपने उसे उसकी मीटिंग्स का याद करवाना है। आपने उसे रिमाइंडर देना है कि आपकी मीटिंग है आज शाम 3 बजे, आज शाम 5 बजे मीटिंग है आपकी। आपने उसे प्रेजेंटेशन तैयार करके देनी है। इसी के एवज वो महीने के $200 या $250, $300 आपको दे रहा है। आप उसे सिर्फ याद करवा रहे हो और प्रेजेंटेशनें बना के दे रहे हो। इस तरह के काम लोग हायर कर लेते हैं और हम फिर इस तरह की सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये भी काम होता है। उसके बाद आ जाता है आईटी नेटवर्क इंजीनियर। फिर ये एक टेक्निकल स्किल है, इसके लिए हमें इस फील्ड का पता होना ज़रूरी है। आईटी नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है कि आप डेटाबेस को मैनेज करते हो। ईआरपी और सीआरएम सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी एंड नेटवर्किंग। अब ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का पता लग गया कि डेटाबेस को मैनेज करना। ईआरपी और सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं। कैसे, अब मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इन्वेंट्री भी है, सारा कुछ है, उसके अंदर लेवल्स हैं। एक मैनेजर है, मैनेजर लेवल से चीज़ें एम्प्लॉय लेवल पे मैनेज होती हैं।
ठीक है। उसके साथ क्या है, मेरे पास इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री क्या होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं गोदाम कह लें, कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी मैनेजमेंट, कितनी सेल्स हो रही हैं, सेल्स की मैनेजमेंट, किस इलाके में कितनी सेल होती हैं उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट, सारा कुछ आपके पास एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। रॉ प्रोडक्ट कौन सी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर के अंडर मैनेज हो रहा होता है। इन सॉफ्टवेयर को कहते हैं ERP सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल है ये वाला सॉफ्टवेयर ओडू, ओपन सोर्स ERP एंड CRM। इसे कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आई गेस यही होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जी बिल्कुल यही है। और अगर आप IT के हैं तो आप आगे जाके ये सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, आपके पास 7th में या 6th सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट भी आता है, उसके अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाएंगे। अब ये तो ओपन सोर्स है, जनरल है। इसी तरह से मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइवेट बना लेती हैं। जैसे अब आप ये क्या करते हैं, नेशनल की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, नेशनल के मसाले हैं, नेशनल की सॉसेज हैं, सारा कुछ है। आपको क्या लगता है नेशनल इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करता होगा? ऑब्वियस ही बात है, नेशनल वालों का कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। आपके पास डेल है, एप्पल है, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करता होगा? कितने मोबाइल बन रहे हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती होगी? ऑब्वियस सी बात है, उनके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा जो मैनेजमेंट करता होगा, ठीक है। तो ये वाले जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं ये हम कर सकते हैं। अगर आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो उन्हें भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क तो हर जगह मौजूद है। अगर आपको एक सिस्टम डेवलप करना है तो नेटवर्क का नाम आएगा ही आएगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके अंदर हमारे पास एथिकल हैकिंग भी आ जाती है। हैकिंग सिर्फ वो नहीं होती कि बुरी वाली हैकिंग, एक अच्छी वाली भी होती है। उसमें क्या होता है, जिसमें एथिकल हैकिंग होती है, जिससे आप किसी से परमिशन लेके उसका सिस्टम टेस्ट करते हो कि क्या तुम्हारा सिस्टम ख़राब तो नहीं है। यानी कि एक ताला बनाने वाली कंपनी है, आप उससे इजाज़त लो और कहो कि मैं आपका ताला तोड़ के चेक करना चाहता हूँ कि ये कितनी देर में टूटता है या क्या टूट भी सकता है कि नहीं। इसी को एथिकल हैकिंग कहते हैं, कि हम किसी से इजाज़त लेके उसका सिस्टम चेक करते हैं। जी यासीन हैदर। सर एक नेटवर्क इंजीनियर जो है वो फाइवर पे कैसे काम करता है, अपनी कौन सी स्किल्स, मतलब किस पे देखें नेटवर्क उसको इंजीनियर, करने की जरूरत होती है? बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको मैं कहूँ तो नेटवर्क इंजीनियर या एथिकल हैकर के लिए मैं आपको एक पूरा अलग प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, HackerOne.com। यहाँ पे ये कम्युनिटी ऐसी है, अगर आपने इंफॉर्मेशन टेस्टिंग करवानी है, अगर आपने किसी की सिक्योरिटी टेस्टिंग करवानी है या नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में चेक करवानी है, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आके लोग स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो कि एथिकल हैकर्स हों। जैसे कि अब देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बना ली है, ठीक है। अब वेबसाइट बना ली है, मैंने उसे सिक्योर कर लिया। मैं किसी को पैसे दे के कहूँगा कि चोरी करने की कोशिश करो, कि क्या तुम चोरी कर सकते हो कि नहीं। अगर तो वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि कोई थर्ड पर्सन भी चोरी करने में कामयाब हो जाएगा। जैसे ही मैं किसी को पैसे दे के कहता हूँ कि चोरी करो, वो चोरी करता है, उसे एक रास्ता मिल जाता है चोरी करने का। वो मुझे बताता है कि इस रास्ते से चोरी करना पॉसिबल है, इसे भी ज़्यादा सिक्योर करें। हम फिर क्या करते हैं, हम उस रास्ते को भी ज़्यादा सिक्योर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इसी तरह की सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं, HackerOne.com, ठीक है। जो अच्छा, नेटवर्क इंजीनियर है और हैकर, इसमें तो डिफरेंस नहीं होता?
जी बिल्कुल, नेटवर्क इंजीनियरिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है, बट नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है, बेसिकली उसने आपको आपकी नेटवर्किंग का एक मैप बना के देना है, ठीक है। अब देखें, जो भी फिजिकल काम है वो तो फिजिकली ही पॉसिबल होगा, बट जो हमारे पास ऐसा काम है जो कि आप डिजिटली करवा सकते हो, जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने किसी से घर बनवाना है। अब एक इंजीनियर है जिसने मेरा घर बनाना है, मैं नक्शा तो फ्रीलांसर से बनवा सकता हूँ, बट घर मैं किसी फ्रीलांसर से एज सच नहीं बनवा सकता अगर वो रिमोटली काम कर रहा है। पर अगर देखा जाए तो फ्रीलांसर वो होता है जो कि मेरे पास आके काम करता है, जो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फिर फाइवर के थ्रू नहीं आया होगा, वो लोकली हमने फ्रीलांसर को हायर किया होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली अगर फ्रीलांसर की बात करते हैं तो हमने उसे फाइवर के साथ एसोसिएट नहीं करना कि सिर्फ फाइवर पे ही वो काम हो जाए। अगर तो नेटवर्क की मैपिंग है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेटवर्क इंजीनियरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, आई विल बी योर वर्चुअल नेटवर्क इंजीनियर, कि मैं आपका वर्चुअल नेटवर्क इंजीनियर बनूंगा, कि मैं वर्चुअली बैठ के आपको मैप बना दूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए भी आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, उससे एक मैप बनवा लोगे कि यहाँ से इस तरह से आपके कनेक्शन ऐसे ऐसे जाने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब उसे फिजिकली इम्प्लीमेंट करना होगा तो तब आपको किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आके आपका काम करके जाए, और आके आपका काम करके जाए तो वो भी फ्रीलांसर ज़रूर हो सकता है। वो अलग बात है कि वो आपको फाइवर से नहीं मिला, ठीक है। अगर आप नेटवर्क की बात करो तो आपके पास सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि टोपोलॉजीज आ जाती हैं। टोपोलॉजीज का पता है आपको? यस सर। स्टार आ जाती है, स्टार, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, आगे सर इस तरह की हैं 5 ट्री 6 टोपोलॉजी। टोपोलॉजी सर। मैश बस टोपोलॉजी और हाइब्रिड आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा है। अब बेसिकली ये टोपोलॉजीज़ किस लिए होती हैं, ये नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज़ होती हैं कि आप अपने सिस्टम का जो नेटवर्क है वो कैसे सेटल करते हैं। मैं आपको वर्चुअली एक नक्शा तो बना के दे सकता हूँ, बट एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके वही बंदा देगा जो कि इन पर्सन वहाँ पे मौजूद है। तो जैसे मैप सेल हो जाते हैं, वैसे नेटवर्क इंजीनियर अपनी इस तरह की सर्विसेज सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फाइवर पे करे, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी वो चीज़ें सेल हो जाती हैं, जैसे कि अपवर्क और दूसरे प्लेटफॉर्म। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है इससे आगे, राइटिंग। अब राइटर जो है, एक राइटर भी अपनी सर्विसेज दे सकता है, और आजकल के दौर में राइटिंग करना बड़ा आसान हो गया। कैसे? क्योंकि टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो कि हमें मदद करते हैं। अगर हमें इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती, हमारे पास ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो टूल क्या करते हैं, उन एरर्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। अब आप क्या कहते हैं, जैसे अब्दुल नाफे हैं, अब्दुल नाफे मुझे कहते हैं कि सर मैं ना सोच बहुत अच्छा लेता हूँ, मैं चीज़ों के बारे में स्क्रिप्ट्स बड़ी अच्छी सोच लेता हूँ, पर मसला ये है कि मेरे से ना उसे इंग्लिश में लिखा नहीं जाता। तो क्या कर सकते हैं हम, सोच तो आ गई है, अब हर इंसान कुछ ना कुछ तो लिख ही सकता है। हमने क्या करना है, हमारे पास टूल्स हैं जैसे कि ग्रामरली, ये हमारा राइटिंग असिस्टेंट है, ये हमारी गलतियों को बिल्कुल ठीक कर देता है। कैसे ठीक करता है, अगर मैं आपको डेमो देना चाहूँ, ये देखें। अब मैंने यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं ये लिखता हूँ, मैं कुछ गलत लिखने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने ये गलत लिखा है, फॉर्म गलत यूज़ किया है, देखिए उसने रेड कर दिया। उसने क्या, इसके साथ डू आ सकता है, डू पे टिक करके मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरे टेंस ख़राब भी हैं तब भी ये सॉफ्टवेयर मुझे असिस्ट करेगा मेरे टेंस ठीक करने में, ठीक है। अगर अब्दुल नाफे कहते हैं कि सर मैं सेंटेंस बड़ा अच्छा सोच लेता हूँ, पर मुझे डर ये लगता है कि कहीं मेरी इंग्लिश गलत ना हो, तो कोई मसला नहीं, आप उसे जिस तरह की भी इंग्लिश आपको आती है वैसे लिखें, सेंटेंस ग्रामरली के यूज़ कर लें। ग्रामरली क्या करेगा, आपको सजेशन देगा कि यहाँ पे कोमा आएगा, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है।
आप इस तरह से अपने काम को परस्यू कर सकते हो। अब राइटिंग भी बहुत बड़ी फील्ड है, राइटिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कैसे? जैसे कि एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च। एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च के अंदर आ जाते हैं थीसिस, कि आप लोगों को थीसिस वगैरह करके देते हो, मदद करते हो रिसर्च में, वो आ जाता है। आर्टिकल्स और ब्लॉग, ब्लॉग और आर्टिकल में कौन से आ जाते हैं? जैसे बीइंग गुरु। अब ये बीइंग गुरु के ऊपर आर्टिकल्स हैं, आप कहते हो कि मैं आर्टिकल लिख दूंगा, या अगर किसी की वेबसाइट है जैसे बीइंग गुरु है, बीइंग गुरु आपको हायर कर लेता है कि आप उनके लिए आर्टिकल्स लिखो। ये जैसे ये है 8 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डोंट वेस्ट टाइम ऑन, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये ब्लॉग आर्टिकल्स आ जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड भी हो सकता है, हेल्थ बेस्ड भी, या किसी भी नीश से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कॉपी राइटिंग। क्या कोई मुझे बताएगा कॉपी राइटिंग क्या होता है? जी उर्वा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर हमें कोई स्टोरी माइंड में है और हम उसे लिखना चाहते हैं तो हम उसे कहाँ और कैसे किस सॉफ्टवेयर में लिख सकते हैं? आप उसे वर्ड में लिख लें, वर्ड में लिख लें अगर आपने लिखना है तो। अगर आपने उसे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करवाना है तो आप अपना एक ब्लॉग बना लें और लिख लिख के पहले वर्ड में लिख के उसे सेव करें, फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे पब्लिश कर दें ताकि सब पढ़ सकें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यही इसके हैं प्लेटफॉर्म। अदरवाइज आप अपनी स्टोरीज सेल भी कर सकती हैं, किसी को बेच सकती हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, किसी को पता है? जैसे एकेडमिक के अंदर आ गई एकेडमिक राइटिंग, आर्टिकल्स और ब्लॉग के अंदर आर्टिकल और ब्लॉग आ गए, तो कॉपी राइटिंग क्या चीज़ होती है? जी फिर कॉपी राइटिंग यही होगा कि किसी ने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके अपनी वेबसाइट या अपने पेज पे लिख देना, और अगर वो बंदा जो है क्लेम कर देता है तो वो कॉपीराइट लग जाता है। नहीं, ये तो नहीं होती कॉपी राइटिंग। जी हैकिंग भी स्किल्स में ये हो आता सकता है। है कि किसी ने कुछ लिखा हुआ है पहले किसी पेज पर या रफ सा कुछ भी लिखा हुआ है और उसको फिर वो टाइप करवाने के लिए किसी को देता है कि मुझे ये फला जगह पे टाइप कर दो। नहीं, कॉपी राइटिंग ये भी नहीं होता। क्या होता है कॉपी राइटिंग? जी देखें, कॉपी राइटिंग ये होता है कि आप किसी चीज़ को एक एंगेजिंग वे के अंदर रिप्रेजेंट करवाते हो। देखें, जैसे आपके पास टीवी शोज़ में होता है, न्यूज़ चैनल्स पे होता है, क्या होता है, उन्होंने वो कॉपी राइटिंग की होती है। कॉपी राइटिंग से मुराद ये होता है कि किसी चीज़ को आप इस तरह से लिखो कि पढ़ने वाले का दिल करे उस पर क्लिक करने को, उसे ओपन करने को। इसको कॉपी राइटिंग कहा जाता है। जैसे न्यूज़ चैनल में ये मैंगो बज़ वाले क्या करते हैं जी, चला देते हैं कि दानिश ने की खुदकुशी, जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। अब ये कॉपी राइटिंग है, ठीक है। 8 चीज़ें जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। होता भी नहीं है। देखें, होता भी नहीं है, उसे आप क्लिक बेट भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या जी है सर, कि वो बस एक लाइन ऐसी लिख देते हैं जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट एग्जैक्ट कॉपी राइटिंग ऐसे है कि आप उसे लिखो भी ऐसे कि लोग क्लिक करें और आगे जाके आपका कंटेंट भी उसी तरह से होना चाहिए। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 8 चीज़ें जो कि आपका मरने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये टाइटल पढ़ोगे ना, आप कहोगे ऐसी कौन सी 8 चीज़ें हैं जो मैंने जाननी है, फ़ौरन क्लिक करोगे। उसके अंदर क्या लिखा होगा, सिंपल सिंपल सी चीज़ें कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये वो तो चले हमें पता ही होता है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स डाले हुए होंगे। अब अगर आप सिंपल लिख देते कि 8 चीज़ें जो कि जानना ज़रूरी हैं, वो इतना इंगेजिंग ना होता। 8 चीज़ें जो मरने से पहले आपका जानना बहुत ज़रूरी है, बात वही है, पर क्या आ जाता है,
कि ये होती है कॉपी राइटिंग। एक ही चीज़ को लिखने का तरीका कि वो ज़्यादा इंगेजिंग लगे, अर्जिंग लगे, कि अगले बंदे का दिल करे कि यार मैं क्लिक करके पढूं ज़रूर इसको, जो कि न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, टीवी चैनल वाले यही काम करते हैं, कॉपी राइटिंग। आप में से कभी किसी ने मैंगो बज़ के आर्टिकल्स पढ़े हैं? मैंगो बज़, ये है mangobuzz.com। ये कभी इनके आर्टिकल्स कभी पढ़िएगा, सबसे अच्छी कॉपी राइटिंग होती है। ये देखें, 21 ऑफ द बेस्ट वर्स्ट ब्रेकअप स्टोरीज। अब ब्रेकअप स्टोरीज के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ वगैरह वगैरह। इनकी जो कॉपी राइटिंग है ना, वो सबसे यानी कि डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा कॉपी राइटिंग मैंने जिन्हें करते हुए देखा है वो मैंगो बज़ वाले हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी राइटिंग करते हैं। और कॉपी राइटिंग करना एक अच्छी चीज़ है। जैसे ये थी 8 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डोंट वेस्ट टाइम ऑन। अब ऐसा लिख ले कि 8 चीज़ें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, इससे भी वही मुराद है, बट क्या लिखा हुआ कि 8 चीज़ें जो कि सक्सेसफुल लोग नहीं करते। किधर गई हमारी ये वाला, 8 चीज़ें जो सक्सेसफुल लोग नहीं करते। बात एक ही है बट करने का तरीका बदल जाता है, ये होती है कॉपी राइटिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग। आप क्रिएटिवली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। प्रूफ रीडिंग के अंदर क्या कर देते हो, आप लोगों की गलतियां निकालते हो। ये देखो कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। अब लोग बुक्स लिखते हैं, जब वो लोग अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पब्लिश करने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग करवाते हैं कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। प्रूफ रीडिंग की स्किल भी है और ये भी सर्विसेज दी जा सकती हैं। अब आप कहो कि सर हम सॉफ्टवेयर की मदद से दे सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर की मदद से प्रूफ रीडिंग नहीं देनी कभी, क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर सही चीज़ नहीं भी बताता। आपको खुद भी फिर इंग्लिश आती होनी चाहिए अगर आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। उसके बाद आ जाता है ग्रांट राइटिंग। ग्रांट राइटिंग के अंदर आ जाती हैं लीगल चीज़ों पे जो ग्रांट्स मिल रही होती हैं वो, उसकी राइटिंग। रेज्यूमे एंड कवर लेटर, रेज्यूमे या कवर लेटर की राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग या वेब कंटेंट। टेक्निकल राइटिंग में आ जाता है कि आप किसी टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर लिखो, जैसे कि किसी चिप के ऊपर लिख दो या किसी टेक्निकल चीज़ के ऊपर, वो टेक्निकल राइटिंग में आ जाता है। और वेब कंटेंट, तो वेब कंटेंट हमारे पास जैसे कि एजेंसीज होती हैं। अब देखें, अगर आपके पास कोई एजेंसी है उसे भी कंटेंट चाहिए। किस तरह से, ये देखें, अब ये दोनों वेबसाइट्स हैं। इस वेबसाइट को हम ब्लॉग कहते हैं, जिसके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ होती हैं, उसे ब्लॉग कहते हैं। ये भी वेबसाइट ही है। इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एजेंसी वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है। और ये क्या होती है, ये ब्लॉग वेबसाइट होती है। हालांकि दोनों वेबसाइट्स ही हैं। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट को भी तो कंटेंट चाहिए। ये देखें, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ये देखें, ये भी सर्विसेज होती हैं। लोग ये कंटेंट भी लिख के देते हैं वेब के लिए, वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि आजकल हर फील्ड की ज़रूरत है मार्केटिंग, पेड हो जाए, नॉन पेड हो जाए। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में, क्योंकि हर बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, तो डिजिटल मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आ जाती है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर टीवी एड्स हो गए, यूट्यूब एड्स हो गए, जो कि डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ईमेल एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी कि आप लोगों के लिए ईमेल कैंपेन सेटअप करके देते हो। अगर मैं लिखूं ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो ये ईमेल मार्केटिंग के काफ़ी ज़्यादा टूल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर मेलचिम्प आ जाता है। ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग, इसकी सर्विसेज अगर आप दे देते हो तो ये क्या हो जाती है, ईमेल मार्केटिंग की सर्विस। आप किसी के लिए कैंपेन सेटअप कर लेते हो,
और अगर मैं आपको बताऊं ये ईमेल मार्केटिंग करना, तो यकीन करें घंटे का काम होता है। 1 घंटे के अंदर आप ईमेल सारा कुछ सेटअप कर सकते हो। लीड जनरेशन के लिए होता है कि आप कस्टमर ढूंढ के लाओ, इसे हम लीड जनरेशन भी कहते हैं और डाटा स्क्रैपिंग भी कहते हैं। ये देखिए, आई विल डू B2B बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन ईमेल एड्रेस। अगर आपको मैं बताऊं कि ईमेल एड्रेस निकालना, हज़ारों ईमेल एड्रेस ढूंढना सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों का काम है, तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। कुछ मिनटों के अंदर आप हज़ारों ईमेल एड्रेसेस निकाल सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। ये वो चीज़ें होंगी जिससे आप अपने क्लाइंट को अपसेलिंग भी करोगे कि मैं आपको वेबसाइट तो बना के दे रहा हूँ, वेबसाइट की मार्केटिंग के लिए मैं आपको 1000 ईमेल गिफ्ट करूँगा। 1000 ईमेल कैसे गिफ्ट करनी है, यानी कि अगर एक बंदा प्लम्बर की वेबसाइट है तो उसे प्लम्बर रिलेटेड 1000 ईमेल निकाल के दे देना, ठीक है। अगर किसी की कुछ इस तरह की वेबसाइट है, किसी की हेल्थ पे है, तो उसे हेल्थ की 1000 ईमेल्स ढूंढ के दे देना। ये ढूंढते कैसे हैं ये भी हम देखेंगे, बट बहुत आसान काम होता है। इससे हम वेबसाइट के अंदर रहते रहते अपसेलिंग कर सकते हैं कि देखो वेबसाइट तो तुम्हारी बना दी है, अब मैं तुम्हें मार्केटिंग करने के लिए ये भी करूँगा, तुम्हें फ्री में दूंगा, बस तुम कैंपेन सेटअप करवाने के मुझे $50 दे देना। वो खुश हो जाएगा कि बाकी उसे कोई भी बोनस नहीं दे रहा, आप उसे बोनस दे रहे हो। वो कहेगा ठीक है, कर दो आप। और करना काम बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम अपसेलिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा, मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च, वही कस्टमर की रिसर्च करके दे सकते हो आप। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दे सकते हो कि पहले हम ऐसे कैंपेन चलाएंगे, फिर ये करेंगे, वगैरह वगैरह। पब्लिक रिलेशंस आ जाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब देखें बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, इवन बड़े बड़े जो मॉडल्स होते हैं, आपके स्टार्स होते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स डिफरेंट कंपनीज हैंडल करती हैं, वो खुद नहीं कर रहे होते। तो ये सारा क्या आ जाता है, ये सारा इसी के अंदर आ जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च इंजन के लिए आप अच्छा काम करके दे रहे होते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप उनके सोशल मीडिया को मार्केट करते हो, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो। इसकी सर्विसेज भी हम दे सकते हैं। इसकी सर्विसेज देने के काफ़ी काम हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज आ जाती है, ऑफ पेज आ जाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डाटा साइंस। अब ये डाटा साइंस जो है ये फिर एक टेक्निकल स्किल है। देखें, डाटा साइंस और एनालिसिस। डाटा साइंस क्या है, डाटा साइंस के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं इसे सम अप करूं तो कहा जाता है कि डाटा इज़ द फ्यूचर। डाटा फ्यूचर है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो भी आपके पास एल्गोरिथम्स होते हैं, सारा डाटा की मदद से ट्रेन होते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी अपग्रेड की थी, तो सब ने रोला डाल दिया था कि भाई ये पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। सुना था ना आपने, व्हाट्सएप ने यस सर। यस सर। अब वो उन्होंने बेसिकली क्या करना था, उन्होंने कोई आपकी चैट जाके वायरल नहीं कर देनी थी कहीं। उन्होंने क्या करना था कि जैसे आप अपनी दोस्त से बात कर रहे हैं कि देखें ईद आ रही है, नया ड्रेस लेना है, उन्होंने यही काम करवाना था कि आप जब फेसबुक पे जाएं तो आपको ईद ड्रेस के हिसाब से ऐड नज़र आने लगे। आप दोस्त से बात करें कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, नया मोबाइल चाहिए, आप फेसबुक पे जाएं। जी सर, वो यूजर एक्सपीरियंस को ट्रैक करते हैं ना कि बेसिकली उन्होंने यूजर यही किस करना चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। कि आपके लिए चीज़ों को कन्वीनियंट किया जा सके।
आपके लिए चीज़ों सर का जैसे हम अक्सर यूट्यूब पे सर्च करते हैं वही चीज़ें हमें फेसबुक पे शो हो रही होती हैं, तो इस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप पे भी वही करना था। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह से उन्होंने करना था, बट हमने उन्हें करने ही नहीं दिया, हमने रोला डाल दिया कि जी नहीं सर। जी सर। होना चाहिए। देखिए खुद सोचें कि वो एक $1 बिलियन कंपनी, उसे पाकिस्तान में मौजूद किसी बंदे की चैट से क्या लेना देना होगा। हम भी अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी है और हमें अपनी चैट के मसले पड़ गए हैं कि हमारी चैटिंग ना डिस्क्लोज हो जाए, जो हम चैट करते हैं वो किसी को ना पता चल जाए क्या कर रहे हैं हम। हालांकि उन्होंने सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए काम करना था, बट नहीं हो सका। खैर, फेसबुक कर रहा है ये काम, बड़े अरसे से कर रहा है। फेसबुक पे तो नहीं हम इतना रोला डालते। फेसबुक पे देखें, आप जो चीज़ के बारे में, आप नया मोबाइल लेके आते हैं ना, देखिए आपने नया मोबाइल लिया है, आपको उसी मोबाइल के पाउचेज नज़र आने लग जाते हैं फेसबुक पे। वो कैसे होता है? देखिए वो उसे पता लग जाता है कि आपने नया मोबाइल लिया है, आप इस डिवाइस से लॉग इन हो, आपकी लोकेशन ये है, आपको नियर बाय चीज़ें दिखाने लग जाता है। अब मेरे पास यूएसए का ऐड नहीं आता, पर ये चरसी टिक्का का ऐड आ जाता है कि चरसी टिक्का चल गया जी, ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जियोग्राफिकल एरिया वाइज ऐड चलाए हुए हैं। खैर ये हमारा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। डाटा फ्यूचर है, आगे आने वाले टाइम में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि डाटा के बिहाफ पे हम सारे फैसले कर रहे होते हैं। जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें ये मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द ट्रांसलेशन इंडस्ट्री। आप चीज़ों को ट्रांसलेट करके भी पेश कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन लिखूँ, आप स्पेनिश को इंग्लिश में, इंग्लिश को स्पेनिश में, फ्रेंच को स्पेनिश में कन्वर्ट करके दे सकते हो। अब ये बंदे ने 100 बुक्स ट्रांसलेट की हैं। बुक्स की ट्रांसलेशन होती है, एक बंदे ने स्पेनिश में लिख दी, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसका एक आर्टिकल छपवा देते हो, उसका एक वर्जन छपवा देते हो इंग्लिश वाला। जैसे हमारे पास हमारी होली बुक्स हैं, कुरान पाक है, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई। हमारे पास इस्लामिक किताबें हैं, उसकी उर्दू में, इंग्लिश में। हालांकि जब वो लिखी गई थी तो वो अरेबिक में लिखी गई थी, हमने उसकी ट्रांसलेशन उर्दू में क्यों की? ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसी तरह बाकी बुक्स के साथ भी ये जो सिनेरियो है ये चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रांसलेशन करने के लिए भी आप कहें कि सर गूगल ट्रांसलेटर से कर लें, तो गूगल ट्रांसलेटर भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। इसके लिए आपको वाकई वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तब आप ये सर्विस दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग से वाबस्ता लोग भी ये काम कर सकते हैं। अब हमारे पास, हमारे मुल्क में इंजीनियर बेरोज़गार फिर रहे होते हैं, जॉब के सहारा, जॉब का सहारा ढूंढते हुए, पर उन्हें जॉब का सहारा मिल नहीं रहा होता, पर वो कभी भी फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं आ रहे होते। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। एक चीज़ अवेयरनेस नहीं है, दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं लोग डिस्करेज कर देते हैं। ठीक है। अब आप लोगों ने कल को अगर आपको कोई मिले और उसे ऑटो कैड का काम आता हो, तो आपने उसे बताना है कि ऑटो कैड की सर्विस दी जा सकती है। ये देखिए, 3D मॉडलिंग की जा सकती है, आर्किटेक्चर की, ब्लूप्रिंट डिज़ाइनिंग की, ये सारी जो है चीज़ें की जा सकती हैं ऑटो कैड 3D। ये देखें, ऑटो कैड ड्राफ्टिंग, 3D मॉडल, 3D मैक्स, ऑटो कैड, कितने ज़्यादा काम है। ये सारे इंजीनियरिंग के अंदर ये सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये सॉफ्टवेयर सीख लेते हो तो आप इनकी सर्विसेज दे सकते हो। जी हमारा सर मैं पूछना था कि ये सारी जो हम फाइवर पे काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, तो उसके लिए तो स्किल चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास मतलब इसके रिलेटेड कोई भी स्किल नहीं है, जैसे कि हमारे घर में काम करने वाले होते हैं जो करने आते हैं, या फिर कोई और जिसके पास स्किल ना हो और वो एजुकेशन भी उसके पास ना हो, तो फिर क्या हम उसको किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इधर कि वो भी अर्न कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। उससे क्या है, उसका फिर सोल्यूशन ये है,
उसे कोई शॉर्ट स्किल सिखा दी जाए, ठीक है। यानी कि अब उसे कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं आने वाले बंदे को तो कोई भी काम नहीं ना देगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आता हो, छोटा मोटा कोई स्किल सिखा दें, जैसे सीवी बनाना, फोटो एडिट करना, वीडियो, ये वाइट बोर्ड जो वीडियो है ना, मैंने आपको बताया एक दिन में बंदा सीख सकता है। चलो एक बंदा एक दिन में सीख रहा है, एक बंदा 2-4 दिन में सीख जाए, बट अगर वो सीख लेता है, उसे प्रैक्टिस करता है, वो भी एडजस्ट हो सकता है। अगर उसे कुछ नहीं आता, जैसे घर में काम करने वाले लोग हैं, जैसे घर में वाले लोग हैं हमारे, हमारी मदर्स होती हैं, हमारे सिस्टर्स होती हैं, ऐसे जिन्हें नहीं पता होता चीज़ों का, तो हम उन्हें भी एजुकेट कर सकते हैं कि आप छोटा स्किल सीख लो। अब डाटा एंट्री का स्किल है, टाइपिंग करनी तो सबको आती है, कॉपी पेस्ट करना ये वो स्किल है जो जल्दी सीखा जा सकता है। ईमेल स्क्रैप करना ये वो स्किल है जो एक दिन के अंदर सीखा जा सकता है, आधे घंटे के अंदर सीखा जा सकता है। उन्हें ऐसे स्किल सिखाए जाएं और उन्हें कहा जाए कि आप काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो उन्हें ओके इस सर, तरह से थैंक इनेबल यू किया जा सर। सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, प्रोडक्ट डिज़ाइन आ जाती है, इलेक्ट्रिकल। अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं ना, जो वायरिंग होती है उसके भी नक्शे बनते हैं पहले, कि वायरिंग कैसे कैसे होनी है, वो काम किया जा सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अगर मैं कुछ देखूं तो केमिकल इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी दी जा सकती है, आई विल हेल्प इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह। ये देखिए, तो करने को सारी सर्विसेज हैं, देखिए लोग ख़रीद भी रहे हैं, तो होता है बस सिर्फ और सिर्फ हमने रास्ता जो है वो तलाश करना है कि क्या हम ये करवा सकते हैं कि नहीं, हम काम कर सकते हैं कि नहीं। तो इंजीनियर हजरात को भी थोड़ा सा कहें कि वो भी इस तरफ ध्यान दें। इसके साथ साथ लीगल सर्विसेज, जो हमारे पास लॉयर्स होते हैं, लीगल सर्विसेज भी बिकती हैं। ये देखिए, जो लॉ पढ़ रहे होते हैं वो पाकिस्तानी लॉ तो पढ़ते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ के लॉ भी पढ़ते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री का लॉ भी दे सकते हो तो उसकी सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, कि मैं आपको लीगल एडवाइस दूंगा। एक लीगल एडवाइस देने के आप $50 या $30 चार्ज कर सकते हो आसानी से। जी हामिद। सर ये पूछना था कि अगर आपको 2-3 स्किल्स आती हैं तो क्या आप ऐसे अलग-अलग ऐड्स भी वहाँ पर बनाए जा सकते हैं फाइवर वगैरह पे अकाउंट? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। आप एक ही अकाउंट के ऊपर 8 गिग्स बना सकते हो, ओ सॉरी 8 कह रहा हूँ, 7 गिग्स बना सकते हो। तो जब 7 अच्छा गिग्स बनाओगे, वो 7 आप अलग अलग दुकानें भी खोल सकते हो, प्लस आप 1 से 2 स्किल पे के ऊपर भी दुकानें खोल सकते हो। वो दुकानें है ना, तो दुकानें 7 खुल सकती हैं। जी समारा। सर ये जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग गिग बना सकते हैं कि अकाउंट पे, तो कुछ होते हैं लोग जो कहते हैं कि अगर कोई भी मैं एक ही उस पे अकाउंट पे राइटिंग की बनाती हूँ, साथ में मैं ये वेब डिज़ाइन की बनाती हूँ, लोगो की बनाती हूँ, या बहुत सारी और गिग्स बना लेती हूँ, तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता जो देखने वाला होता है आपका अकाउंट के, जो है ना, ये सही नहीं है कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पे आया हुआ। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आपका एक न्यू हो ना, अगर आप बिगिनर हो, आपने नया अकाउंट बनाया, 7 की 7 अलग दुकानें नहीं खोलनी होती। मैक्सिमम 2 स्किल आप इंक्लूड कर सकते हो बस। अब आपको बताने का मकसद, ये सारी सर्विसेज बताने का मकसद ये नहीं है कि आप हर किसी पे एक एक गिग बना लो, नहीं। मैक्सिमम मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है ना, यानी कि एक स्किल हो तो वो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैक्सिमम दो से ज़्यादा स्किल नहीं होने चाहिए। ग्राफिक और वेब बस, या कंटेंट राइटिंग और वेब बस, ख़त्म। 2 स्किल्स पे आप गिग बनाओ, 3-3 गिग्स ईच स्किल पे बना लो, बात ख़त्म। अगर आप एक ग्राफिक पे बनाओगे, एक कंटेंट पे, एक वेब पे, एक मोबाइल एप्लीकेशन पे, एक सीवी पे, वो फिर बुरा इंप्रेशन जाएगा, और बिल्कुल उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। पर वो सिनेरियो में होता है जब आप बिगिनर हो। अगर आप लेवल 2 या टॉप रेटेड चले जाते हो, फिर आप बना सकते हो, तब कोई इशू नहीं होता, तब लोग आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी से। पर शुरू में ऐसा कभी भी नहीं ओके। करना चाहिए, ठीक है जी। काशिफ रफीक। सर वो मुझे सर ऑटोकैड की स्किल आती है सर, बिगनर लेवल की आती है सर, उसके लिए मुझे क्या बनानी चाहिए कि सर वो
बहुत जगह पे मैंने फ्रीलांसर पे दूसरी वेबसाइट पे जाके मैंने बिड्स वगैरह की थी, तो वहाँ पे मुझे कोई आंसर वगैरह नहीं आया, तो इस वजह से मैंने फाइवर पे नहीं बनाई गई अभी तक। जी बिल्कुल बना जी सकते हैं बिल्कुल साथ, बना। और आप ना अपने और स्किल आप को ना पॉलिश, अपना अच्छा माइक सर ऑफ वही कर, माइक ऑन। क्योंकि मेरी आवाज़ फिर रिपीट हो रही है मुझे। अच्छा, आप क्या करें, साथ ही गिग बना लें, साथ ही अपने स्किल को प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ा थोड़ा देखते रहें। बायर रिक्वेस्ट बिड करने का प्रॉपर एक तरीका होता है। हमारी गलती ये करते हैं, हम कम्युनिकेशन से लैग करते हैं। इस कोर्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बात करना सीखते हैं। स्किल भी सीख लेते हो आप यूट्यूब से, सारा कुछ सीख लेते हो, बट आप बात करना नहीं सीख सकते कि हम कैसे बात करें क्लाइंट से। इस कोर्स का सबसे मेजर फ़ायदा यही है कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए, बायर से कैसे मुखातिब किया जाए। हमें वो एथिक्स ही नहीं है, हमें वो एटिकेट्स ही नहीं आते, इसीलिए तो हम बायर को ग्रैब नहीं कर सकते। वो सीखते हैं, उसके बाद जब फिर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, हमारी रिक्वेस्ट पहले से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये नहीं होगा रिक्वेस्ट भेजी तो चांस हमने ट्राई करने हैं, बट हमारी जो बायर रिक्वेस्ट है वो पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं हमारे पास। तो वो आप सीखें, प्लस आप ऑटो कैड का अगर आपको आता है तो आप उसकी गिग पब्लिश बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये है कि आपकी गिग बनाने की टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए और बाय रिक्वेस्ट भेजने की टेक्निक भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग। मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो अकाउंटिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं और अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, हालांकि वो अकाउंटिंग की फील्ड से मुंसलिक थे, आईटी की फील्ड से नहीं थे। अकाउंटिंग के लोग भी ये काम कर सकते हैं, जैसे कि बुक कीपिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग वगैरह वगैरह, ये सारी अकाउंटिंग की फील्ड आ जाती है। इसकी सर्विसेज भी देने को आप दे सकते हो, और मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो सर्विसेज दे भी रहे हैं। लास्ट पे कंक्लूजन क्या है, जो चीज़ रिमेंबर रखनी है, जो याद रखनी है, वो क्या है कि जो हाई स्किल जॉब्स होगी उसे ढूंढना आसान होगा और पैसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्किल हाई हो जाएगा। जो लो स्किल्ड जॉब्स होंगी उनके लो रेट होंगे और डिफ़िकल्ट टू फाइंड होंगे, क्योंकि जो स्किल कम होता है वो तो सब भी कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं वो आपको प्रॉमिसिंग करियर दे सकती हैं, यानी कि अगर आपको कोडिंग आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, तो आपका करियर प्रॉमिसिंग होगा, क्योंकि उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। पर अगर आप ईमेल स्क्रैपिंग करते हो या छोटे मोटे टास्क कर रहे हो, सीवी मेकिंग कर रहे हो, तो सीवी मेकिंग की जॉब्स कम होंगी। ऑन द अदर हैंड वेब डेवलपर की जॉब ज़्यादा होंगी, क्योंकि सीवी मेकर का काम तो कोई भी कर सकता है। वो पार्टिकुलरली एक ऐसा पर्सन हायर नहीं करेंगे जो सीवी बनाता हो, पर वेब डेवलपर को हायर कर लेंगे। ठीक है, तो जो टेक्निकल जॉब्स हैं उसके ऊपर बंदा रिलाय कर सकता है लॉन्ग टर्म के ऊपर, वो हमें एक प्रॉमिसिंग करियर दे सकती हैं। एक सीवी मेकर कभी भी एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, पर एक वेब डेवलपर अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च ज़रूर कर सकता है। फ़र्क है ना टेक्निकल स्किल के अंदर। जो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं शुड नॉट डिपेंड ऑन वन जॉब। एक सीवी मेकर सिर्फ सीवी मेकर मेकिंग के ऊपर ही अपना पूरा टाइम ना लगा दे कि बस सीवी मेकिंग ही करता जाए, उसे अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए। यानी कि अगर आप ऑटो कैड कर रहे हो, अब देखें ये जो फोटोशॉप वगैरह ये जो स्किल्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं टेक्निकल में हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फोटोशॉप को यूज़ करने में माहिर हो, आप उससे हज़ार चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, पर अगर आप कहते हो कि कॉपी पेस्ट का काम करते हो, कॉपी पेस्ट करना आता है, तो वो तो सबको आता है। कोई बंदा पार्टिकुलरली कॉपी पेस्ट वाले बंदे को हायर नहीं करेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज हो, एक ऐसा बंदा हो जो ज़्यादा काम कर सकता हो। ठीक है, तो एक टेक्निकल स्किल सीखना बड़ा मैंडेटरी होता है, वो हमें ज़रूरी होता है कि हम उसे लाजमी सीखें
और उसके बिहाफ पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल करें। यू मे स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग बट योर अल्टीमेट गोल शुड बी एन एंटरप्रेन्योर, कि आप फ्रीलांसिंग से शुरू करते हो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि शुरुआत फ्रीलांसिंग होती है, एंड पे आप एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बन जाते हो। और ऐसा ही होता है, एंड गोल अपनी प्रोडक्ट होती है, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, उसके ऊपर आप काम करते हो। ठीक है, तो ये इस सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन था जो हमें मिला। अब मुझे आप में से एक दो लोग बताएं कि आप लोगों को आज के लेक्चर से क्या कंक्लूजन मिलता है, क्या सबक मिलता है, क्या चीज़ सीखने को मिलती है। हैंड रेज करके बताएं।